जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज अपना एक नया चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध एवं फलन। ठीक। पिछले लेक्चर में हम चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ, मतलब चैप्टर थर्ड हम कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर फोर अपना कंप्लीट हो गया है। दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है संबंध और फलन। अब ये चैप्टर अगर आप थोड़ा बहुत 11th में पढ़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। हम जितना बताएंगे, जितना भी बताएंगे हम, बस उसे अच्छे से आप रिवाइज करके रट लीजिएगा। ठीक। अगर अच्छे से आप 11th में नहीं पढ़े तो, और अगर पढ़े हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको आसानी से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जितना बताया जाएगा उसे आप कंठस्थ कर लेंगे। ठीक। तो क्या है संबंध और फलन में क्या क्या चीजें पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन है, इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना संबंध और फलन। हेडिंग है चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन। अगर आप क्लास 11th सही से नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना हम बताएंगे बस आप उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को, जितना बताया जाएगा बस उतना ही आप ध्यान में रखेंगे। संबंध और फलन। तो मतलब ये अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड और फोर्थ हम पहले पढ़ चुके हैं, उसे पहले क्यों पढ़े थे आपको बताया गया था। वो दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आसान भी थे। अगर देखा जाए तो आसान भी थे, तो आसान चैप्टर थे, इसीलिए हम थर्ड और फोर्थ कंप्लीट कर लिए हैं। आज चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत मन लगाकर अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा और समय समय पर टेस्ट भी दीजिएगा। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्लास 11th का कुछ रिकैप करवा देता हूं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए 11th का क्या क्या यूज होगा। यहाँ पर हेडिंग है क्लास 11th रिकैप। जिस चीज की हमें जरूरत होगी क्लास 11th के, उन्हें आज हम अभी रिपीट कर लेते हैं। तो पहले आपका जरूरत होगा कार्तीय गुणन। ठीक। पहला टॉपिक है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन। अब ये क्या होता है? तो मान लो अपने पास दो समुच्चय हैं। समुच्चय तो जानते ही है ना, जैसे ए बराबर, ये एक पहला समुच्चय है, एक और दो, और बी दूसरा समुच्चय है, तीन। एक ही अवयव रखते हैं, इसके अंदर जो लिखा होता है इसे अवयव कहते हैं। ये सब 11th में बताया जाता है, लेकिन हम बता रहे हैं इसे क्या कहते हैं, अवयव, या इंग्लिश में एलिमेंट। इंग्लिश ही बोलेंगे ज़्यादातर इसमें, कि एलिमेंट बोलना ज़्यादा आसान है। तो इसमें दो एलिमेंट है, एक और दो, और इसमें एक ही एलिमेंट है, तीन। अब ये दो अपना समुच्चय है। समुच्चय मतलब सेट। ठीक। ये क्या है? सेट है, ये भी सेट है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, यहाँ पर हम केवल बता रहे हैं दो सेट है। अब हमें कार्तीय गुणन निकालना है, तो कार्तीय गुणन को हम, जैसे ए और बी का कार्तीय गुणन निकालना है तो ए क्रॉस बी लिखेंगे हम।
ठीक, इसे कहते हैं कार्तीय गुणन। अब ए क्रॉस बी का क्या मतलब हुआ? ए से बी में बनने वाले क्रमित युग्म। ठीक, ए से बी में बनने वाले क्रमित युग्म, समझ रहे हैं ना? अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप केवल सुनिए। अब ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। ए से बी में बनने वाले क्रमित युग्म मतलब पेयर जो जो बन सकते हैं। जैसे ए से तो पहले ए वाला एलिमेंट लेंगे, एक उठाते हैं हम। अब इससे और 3 से कैसा पेयर बन सकता है? 1, 3, ये वाला ब्रेकर लगा देंगे। फिर और कौन सा पेयर बन सकता है? एक लेंगे, फिर कोई एलिमेंट यहाँ पर है? तो आप कहेंगे नहीं, केवल 3 था, तो 3 से तो हम बना लिए हैं पेयर, तो अब नहीं, एक से नहीं बनेगा। अब इसका दूसरा एलिमेंट लेंगे 2, 2 का और 3 से पेयर बना देंगे, 2, 3, ये दूसरा पेयर हो गया। मतलब पहला एलिमेंट हम ए से लेंगे, ये पहला एलिमेंट ए से है, और इसका दोनों ये दूसरा एलिमेंट बी से। ठीक, तो ए ए अगर पहले लिखा है ए क्रॉस बी, तो ए से पहला एलिमेंट लेंगे और बी से दूसरा एलिमेंट लेंगे। ठीक, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। अब मान लो आपसे बोला जाए कि बी क्रॉस ए निकालो, बी क्रॉस ए, तो इसका क्या मतलब हुआ? बी से ए में बनने वाले क्रमित युग्म। अब बी वाला एलिमेंट पहले लिखेंगे और ए वाला एलिमेंट बाद में लिखेंगे। अब कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। बी क्रॉस ए, बी में कौन सा एलिमेंट है? 3 है, एक सेकेंड। बी में कौन सा एलिमेंट है? 3 है, तो पहले तो हम 3 लिखेंगे, 3 लिख दिए। अब उसका एक के साथ में पेयर बनाएंगे, बन गया। ठीक, फिर 2 के साथ में पेयर बना देंगे, ये 2 पेयर बन गया। इसी को हम कहते हैं कार्तीय गुणन। तो आप समझ गए होंगे कि कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं। दो हमारे पास सेट होते हैं, उन्हीं दोनों का हम कार्तीय गुणन निकालते हैं। एक एग्जांपल और जनरल ले लेते हैं, बस समझाने के लिए ले रहे हैं। मान लो ए बराबर है 2, 3, 4। ठीक, बी बराबर है 5 और 6। अब ए क्रॉस, सही सही लिख देते हैं इसे, थोड़ा तिरछा लिखा है। ए बराबर 2, 3, 4 और बी बराबर 5 और 6। ठीक, ये दो हमारे पास सेट हैं। अब हमसे बोला जाए कि ए क्रॉस बी निकालो, मतलब कार्तीय गुणन निकालो, तो कैसे निकालेंगे? ए से बी में बनने वाले जितने भी पेयर होंगे उन्हें लिख देंगे। तो पहले 2 को उठाते हैं, 2 का और 5 का पेयर बन जाएगा, 2, 5, 2 का और 6 का बन जाएगा,
2, 6। अब 3 को उठाएंगे, 3 का 5 से और 6 से बनेगा, इसका भी 2 पेयर बन जाएगा। 3, 5, 3, 6। फिर 4 को उठाएंगे, अब 4 से भी 2 पेयर बनेगा, एक 5 से एक 6 से। 4, 5 और 4, 6। ये इसका कार्तीय गुणन आ गया। तो मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों को कार्तीय गुणन कैसे निकाला जाता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक है अपना संबंध क्या होता है। संबंध क्या होता है अब बताया गया है 11th में ही, लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको संबंध। ठीक, होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेशन। ठीक, अब संबंध क्या होता है। मान लो हमारे पास दो सेट हैं, एक है ए, 1, 2 और 3, और एक सेट है बी, 4, 5। ठीक, कम कम एलिमेंट लेते हैं, इसमें एक ही लेते हैं, इसमें 2 लेते हैं। यहाँ पर 1, 2 और ये 3, 2 हमारे पास सेट हैं। ठीक, अब संबंध होता क्या है इसके बारे में ध्यान से देखिए। इसे हम दिखाते हैं आर से। अब जो आर होता है वो सबसेट होता है, ये चिन्ह जो है वो सबसेट, उपसमुच्चय। ठीक, आर जो है वो उपसमुच्चय होता है किसका, ए क्रॉस बी का। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आर मतलब संबंध, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ठीक, अब संबंध कैसे हो सकते हैं। मान लो हम ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या क्या आएगा, 1, 3 और 2, 3। ये तो हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब इसी का उपसमुच्चय, उपसमुच्चय कैसे बनाते हैं 11th में बताया गया है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं आपको फिर से। उपसमुच्चय जो है इसका ए क्रॉस बी का, तो जितने उपसमुच्चय बन सकते हैं उन्हीं को हम संबंध कहेंगे। मान लो एक संबंध हो गया R1, ये वाला केवल पेयर लेते हैं 1, 3, ये एक संबंध हो गया। फिर एक संबंध और हो सकता है, मान लो केवल ये वाला पेयर लें 2, 3, ये दूसरा संबंध हो गया। एक संबंध और, मतलब एक फिर से संबंध बनाएंगे। एक बार हम इसे ले लिए, एक बार इसे ले लिए, इस बार हम दोनों पेयर को ले लेंगे 1, 3, 2, 3। फिर इस बार हम अगर कुछ ना लें, कोई पेयर ना लें, मतलब ये खाली रहे, तो भी ये भी एक संबंध हो सकता है। मतलब इसके जितने उपसमुच्चय बनाए हैं, जितने भी बनाए हैं वो इसका संबंध हो सकता है। तो संबंध जो होता है वो दो सेट का जब हम कार्तीय गुणन निकालते हैं तो उसी का उपसमुच्चय होता है। ठीक, तो ये जितने ही 4 हम लिखे हैं ये चारों संबंध हैं, R3 R4। तो आई होप आप संबंध क्या होता है उसे भी समझ गए होंगे। ठीक, संबंध फिर से सुन लीजिए क्या होता है। मान लो दो हमारे पास सेट हैं, उनका हम कार्तीय गुणन निकालें।
अब कार्तीय गुणन निकालने पर उसके जितने भी हम उपसमुच्चय लिखेंगे, तो जितने भी उपसमुच्चय हैं वो संबंध हो सकते हैं। ठीक, किसी ना भी किसी तरह वो संबंध हम बना सकते हैं। तो इसमें 4 संबंध बन रहे थे जो कि हम बना दिए। अब थोड़ा सा हम फलन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हालांकि आपको आगे बताया जाएगा फलन क्या होता है, फलन के प्रकार क्या होते हैं, लेकिन यहाँ हम फिर से बता रहे हैं, मतलब वहां फिर से बता देंगे, यहाँ हम एक बार बता देते हैं। फलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन, फंक्शंस। अब ये फलन क्या होता है? तो ये एक स्पेशल टाइप का ही संबंध होता है। लिख देते हैं, एक विशेष प्रकार का विशेष प्रकार का संबंध ही फलन कहलाता है। ठीक, एक विशेष प्रकार का जो संबंध होता है उसी को ही हम फलन कहते हैं। अब आपके मन में तुरंत हिट होना चाहिए कि किस प्रकार का संबंध, कैसा संबंध होता है जो फलन कहलाता है, तो उसे हम आगे बताएंगे। बस आप यहाँ पर ये समझ लीजिए, एक ऐसे कोई संबंध है, ठीक, मान लो इसमें 1 2 3 है अवयव, इसमें 4 और 5 है, तो ये फलन कब कहलाएगा? जब फलन कब कहलाएगा? जब इसके प्रत्येक अवयव किसी न किसी से कनेक्ट हो और केवल एक अवयव एक से ही कनेक्ट हो। मान लो ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और ये भी इससे कनेक्ट है, तो ये फलन कहलाएगा। मतलब प्रत्येक अवयव दूसरे, यहाँ पर ये ए और ये बी, ए के प्रत्येक अवयव बी से किसी न किसी तरह कनेक्टेड हो और हर एक अवयव केवल एक से कनेक्ट हो। दो से कनेक्ट होगा तो वो फलन नहीं कहलाएगा। इसका एक बहुत ही अच्छा हम ट्रिक जानते हैं, जो कि जब हम फलन पढ़ाएंगे वहां पर आपको बताएंगे। अभी के लिए बस आप इतना सुन लीजिए, अगर आपको कुछ ना बताया जाए ना फलन में, तो भी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आपको फलन जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बहुत डिटेल में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ वहां पर हम पढ़ेंगे। और संबंध के बारे में केवल इतना ही हमें मालूम हो तो काम चल जाएगा, अपना कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे ए और बी दो सेट थे जिनका हम गुणा करेंगे, मतलब कार्तीय गुणन निकालेंगे, फिर उसके उपसमुच्चय को ही हम संबंध कहते हैं। ठीक, तो संबंध हम पढ़ लिए, फलन पढ़ लिए, 11th का हम एक हिसाब से रिकेप कर लिए हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब क्या पढ़ना है हमें? 12th वाला। 12th में आपको पढ़ना है संबंध के प्रकार। हेडिंग डालते हैं संबंध के प्रकार। संबंध, एक सेकेंड, संबंध के प्रकार। अब संबंध कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संबंध जनरली 3 प्रकार के होते हैं, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अब सौतुल्य संबंध क्या होता है, पहले उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सौतुल्य
संबंध। कोई संबंध लिख देते हैं, फिर समझा रहे हैं आपको। कोई संबंध आर ए पर, ए कोई सेट है, ए पर समतुल्य संबंध होगा यदि यदि अब कंडीशन क्या है समतुल्य संबंध होने के लिए? फॉर ऑल, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये जो लाइन लिखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल ए, स्मॉल ए मतलब ए बिलोंग्स टू ए, ए मतलब यहां पर ये ए सेट है ये वाला। फॉर ऑल, पहले हम चिन्ह का मतलब सब बता देते हैं। इसका मतलब हुआ फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए। तो सभी ए के लिए, सभी ए के लिए जो बिलोंग करता है, जो बिलोंग करता है, ये ई के जैसा बनाते हैं, इसका मतलब हुआ बिलोंग करता है कैपिटल ए मतलब सेट से, इस वाले सेट से। फॉर ऑल ए जो बिलोंग करता है कैपिटल ए से, उसके लिए ए कॉमा ए बिलोंग करता है आर से, तो वो समतुल्य संबंध होगा। इसे हाईलाइट कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, केवल साइन साइन है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैथ में हम हर बातों को लिखते नहीं हैं, साइन से ही काफी बातों को हम बता देते हैं। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम एक बार फिर से पढ़ के सुना रहे हैं, ये असल में लिखा क्या है। हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, फॉर ऑल ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जितने भी स्मॉल ए हैं, एलिमेंट हैं जो कि सेट ए से, कैपिटल ए लिखा है, जो कि सेट ए से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ए कॉमा ए कोई पेयर है, भी अगर बिलोंग करता है आर से, संबंध से, तो वो संबंध समतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक, समतुल्य संबंध क्या होता है आपको हो सकता है समझ में आ गया हो थोड़ा बहुत, अगर नहीं आया तो अभी जब एग्जांपल्स लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो ए कोई सेट है, 1 2 3, ठीक, ए कोई सेट है और आर अपने पास एक संबंध है। संबंध पेयर में बनेगा ना, 1,2 1,1 2,2 3,3 और फिर 1,2 2,1। अब ये समतुल्य संबंध है या नहीं उसके बारे में देखते हैं। तो अपने पास ये कोई सेट है। अब परिभाषा पर आइए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट से बिलोंग करता है। तो जितने भी अवयव हैं जो कि इस सेट से बिलोंग करते हैं, उसके लिए अगर ए कॉमा ए आर में है तो वो आर समतुल्य संबंध कहलाएगा। जैसे यहां पर 1 है तो 1,1, यहां पर ए लिखा था तो ए कॉमा ए, तो अगर यहां पर 1 लिखा है तो 1,1 अगर है, फिर क्या लिखा है 2,2, 2 लिखा है ना तो 2,2 होना चाहिए, फिर क्या लिखा है 3 तो 3,3 होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज है
मतलब सभी के लिए कंडीशन लग रहा है, क्योंकि आगे यहाँ पर देखो फॉर ऑल लगा दिए हैं। अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रहा है तो वो समतुल्य संबंध होगा। जैसे यहाँ पर संबंध देख सकते हैं आप, एक था तो यहाँ पर 1,1 होना चाहिए, तो संबंध में 1,1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 है, अब 2,2 होना चाहिए, तो 2,2 भी है, समतुल्य है। 3 है तो 3,3 होना चाहिए, जो कि है, तो समतुल्य है। अब कुछ भी हो तो उससे हमें मतलब नहीं, बस हमें 3 कंडीशन चेक करना था जो कि वेरीफाई हो गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ ये समतुल्य संबंध है। हम लिख देंगे यह समतुल्य संबंध है। ठीक, अगर मान लो एक संबंध और लेते हैं, ये तो था R1, R2 दूसरा संबंध लेते हैं, 1,1, 2,2, 2,1 और 3,1, ऐसा कोई संबंध लिए। अब हम पूछें ये समतुल्य है या नहीं, तो बस आप वही चेक करेंगे। एक ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, तो 1 का स्वयं के साथ में जोड़ा, 2 का भी स्वयं के साथ में जोड़ा और 3 का भी स्वयं के साथ में जोड़ा होना चाहिए, तभी समतुल्य संबंध होगा। तो 1 का स्वयं के साथ में जोड़ा, हाँ है। फिर 2 का देखेंगे, 2 का स्वयं के साथ में जोड़ा है। फिर 3 का स्वयं के साथ में जोड़ा दिख रहा है कहीं, तो आप कहेंगे नहीं दिख रहा है, नहीं है, तो ये समतुल्य संबंध नहीं है। यह समतुल्य संबंध नहीं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मतलब ए में जितने भी अवयव हैं उनका हम स्वयं के साथ में देखेंगे पेयर है संबंध में या नहीं है। अगर है तभी हम समतुल्य कहेंगे, अन्यथा वो समतुल्य संबंध नहीं होगा। तो ये तो हो गया समतुल्य संबंध क्या होता है। जब हम प्रश्न करेंगे, बहुत प्रश्न है, तो जब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। अगला संबंध है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध क्या होता है भाई? हम्म, कोई संबंध आर ए पर सम्मित संबंध होगा यदि यदि अब इसके लिए क्या कंडीशन है? फॉर ऑल ए कॉमा ए, सॉरी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो इसे हाईलाइट कर देते हैं। इसके लिए भी ये परिभाषा याद रखिएगा, ये परिभाषाएं हैं भैया, इसलिए आप इसे कई बार लिखकर रफ कॉपी में याद कर लीजिएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसे हम पढ़ के सुनाते हैं। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में,
इस बार ए में नहीं, आर में, संबंध में अगर बिलोंग करता है ए कॉमा बी, तो उसके लिए बी कॉमा ए भी होना चाहिए आर में, तभी वो सम्मित संबंध कहलाएगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे ए है अपना कोई सेट 1 2 3, ठीक। अब हम इसका एक संबंध लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है, 1 2 3, 3 2, 2 1 और 1 2, ठीक। ऐसा हम संबंध लिए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है ये जो संबंध है ये सम्मित है या नहीं है, ठीक। समतुल्य तो चेक करना आपको बता दिए थे। आप एक बार बताइए ये समतुल्य है या नहीं, सोचिए। तो ये समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? एक है तो 1 1 मिल रहा है, आप कहेंगे मिल रहा है। 2 है तो 2 2 है, तो आप कहेंगे नहीं है। तो इसीलिए ये समतुल्य नहीं है, समतुल्य तो नहीं है। सम्मित कैसे चेक करेंगे? अब सम्मित हम ऊपर ए को देख के नहीं करेंगे, हम आर को देख के करेंगे, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आर में कोई ऐसा पेयर है जो ए कॉमा बी के रूप में लिखा है, तो उसमें बी कॉमा ए भी होना चाहिए, मतलब उसका अपोजिट पलट देने पर भी होना चाहिए। जैसे ये हम एक संबंध लिखे हैं, अब 1 1 है तो इसे जब पलटेंगे तो भी 1 1 बनेगा, तो 1 1 तो है, ठीक। अब देखो 2 3 है तो इसे पलटो, 3 2 हो जाएगा, 3 2 है तो कहेंगे आप है कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 1 है, इसे जब पलटोगे तो 1 2 बनेगा, तो 1 2 भी है। तो ये संबंध कैसा संबंध है? ये एक सम्मित संबंध है। यह सम्मित संबंध है, ठीक। समझ गया ना? मान लो दूसरा संबंध बनाते हैं, 1 2, 2 2, 3 2, 2 1, ये हम दूसरा संबंध बना लिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये सम्मित संबंध है या नहीं है, तो कैसे बताएंगे? तो इसे हम वैसे चेक करेंगे, संबंध देखेंगे और संबंध में अब हम प्रत्येक जोड़े को देखेंगे। तो इस जोड़े को देखो, 1 2 है, हाँ है। अब क्या 2 1 भी है? 1 2 तो है भाई। अब 2 1 देखो है, तो आप कहेंगे हाँ है, ठीक। ये तो वेरीफाई हो गया। प्रत्येक जोड़े को चेक करना है, ठीक। अब इसे उठाओ 2 2 को, तो जब 2 2 को हम पलटेंगे तो वो फिर से 2 2 बनेगा, जो कि है। तो जब एक जैसे हो तो दिक्कत नहीं होती है, तो इसके भी हैं जोड़े। अब 3 2 को उठाओ, 3 2 तो है, क्या 2 3 भी है? उसका उल्टा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 3 है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है संबंध में। तो यह संबंध सम्मित नहीं है, यह सम्मित संबंध नहीं है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सम्मित संबंध क्या होता है, ठीक। फिर से हम एक बार रिकेप कर देते हैं। इसमें आप ए कामा बी जैसे अवयव को, आप जोड़े को देखेंगे किसमें? संबंध में। अगर ए कॉमा बी जैसा जोड़ा है संबंध में,
तो अगर हमें बी कॉमा ए भी है तो वो सम्मित संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब अगर 1,2 लिखा है तो 2,1 भी उस संबंध में होना चाहिए। अगर उस संबंध में 2,1 नहीं है तो वो सम्मित संबंध नहीं होगा। ठीक, तो सम्मित संबंध यही है। आप सम्मित संबंध को संबंध देखकर ही डिसाइड करेंगे, जबकि समतुल्य में क्या करते हैं, ए के अवयव को देखते हैं और फिर उसका स्वयं के साथ में जोड़ा देखते हैं। ठीक, और सम्मित में हम जो संबंध बनाते हैं उसमें अगर ए बी के रूप में कोई जोड़ा है तो बी ए के रूप में भी एक जोड़ा होना चाहिए। आप ये फार्मूला जो बताया जा रहा है, फार्मूला नहीं मतलब परिभाषा जो बताया जा रहा है, जैसे ये और ये, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये लिखना होता है हर क्वेश्चन में। अब अगला पार्ट क्या है, वो है संक्रामक संबंध। तीसरा क्या है, संक्रामक संबंध। ठीक, अब संक्रामक संबंध क्या होता है, कोई संबंध आर ए पर संक्रामक संबंध होगा, संबंध होगा होगा यदि यदि फॉर ऑल ए कॉमा बी बी कॉमा सी, फॉर ऑल ए कॉमा बी, कॉमा लगा देते हैं आप, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। क्या लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, मान लो फिर से कोई एक सेट है ए, 1 2 और 3, और उसका एक रिलेशन है 1,1, हम्म, 2,2, 2,3, 3,2। ठीक, ये एक कोई संबंध है। अब आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है ये जो R1 है ये संक्रामक है या नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे। तो हम लिखे हैं यहाँ पर फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, अगर ए कॉमा बी भी है और बी कॉमा सी भी है, ये दोनों चीजें हैं, तो हम चेक करेंगे ए कॉमा सी है या नहीं है। समझ रहे हैं ना, ए कॉमा बी भी है अगर संबंध में, बी कॉमा सी भी है, तो हम चेक करेंगे कि उसमें ए कॉमा सी है या नहीं है। अगर ए कॉमा सी है तो उसे बोलेंगे संक्रामक है, अगर ए कॉमा सी नहीं है तो उसे बोलेंगे संक्रामक नहीं है। ठीक, लेकिन हाँ इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि ये दोनों चीज वेरीफाई होना चाहिए, ए कॉमा बी भी होना चाहिए और बी कॉमा सी भी होना चाहिए। हाँ,
मतलब ए कॉमा बी है मान लो, और अगर बी कॉमा सी है तो हम ए कॉमा सी को चेक करेंगे। अगर मान लो ये जोड़ा ही नहीं बन रहा है यहाँ पर, मतलब ए कॉमा बी हमें तो मिल गया लेकिन हमें बी कॉमा सी नहीं मिल रहा है, तो भी संक्रामक होगा। आपको हो सकता है थोड़ा होच पोच हो गया हो, इसलिए हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ए कॉमा बी किसी संबंध में मिल गया तो हम चेक करेंगे उसमें बी कॉमा सी है। तो अगर आपको बी कॉमा सी भी मिल गया, ठीक, तब आप चेक करिए उसमें ए कॉमा सी है या नहीं है। अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों के मिलने के बाद ए कॉमा सी अगर नहीं मिल रहा है तो वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। लेकिन अगर आप ए कॉमा बी ढूंढ लिए लेकिन उसमें बी कॉमा सी है ही नहीं, आपको मिल ही नहीं रहा है कि जिससे आप ये जोड़ा बना सके, तो फिर संक्रामक तब भी होगा। ये समझने वाली बात थी, इंपॉर्टेंट है, फिर से समझाएंगे हम जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हम इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको ए कॉमा बी मिल गया तो आप अब ढूंढेंगे बी कॉमा सी। अगर मिल गया बी कॉमा सी तब फिर आप ढूंढेंगे ए कॉमा सी। अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों ही मिल जाते हैं तब हम चेक करेंगे ए कॉमा सी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो संक्रामक, नहीं मिल रहा है तो संक्रामक नहीं है। और अगर ए कॉमा बी हमें मिल गया और बी कॉमा सी मिल ही नहीं रहा है तो भी संक्रामक होगा। एग्जाम्पल्स लेंगे, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ये कोई संबंध आर है, तो ए कॉमा बी तो है नहीं, ये तो एक कॉमा एक ही है, एक ही अवयव है, एक और एक, तो इसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी संक्रामक बना देता है। ठीक, हाँ, ये जो एक जैसे लिखे हों उन्हें चेक मत कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, वो क्योंकि ऑलरेडी संक्रामक बना देते हैं। अब देखो 2,3 लिखा है तो आप कहेंगे हाँ लिखा है। फिर यहाँ पे इसके लास्ट वाला और इसके फर्स्ट वाला सेम है, हाईलाइट करते हैं, इसके लास्ट वाला और इसके फर्स्ट वाला देखो सेम है ना, ये बी है, बी, ये बी है, ए कॉमा बी और ये बी कॉमा सी, ऐसा ही कुछ लिखा है, ये ए है, ये बी है और ये भी बी है और ये सी है। तो ए कामा बी हमें मिल गया और बी कामा सी मिल गया। अब हम क्या ढूंढेंगे कि ए कामा सी भी है हमारे पास, यानी 2,2 है, तो आप कहेंगे हाँ ये रहा। तो इसके मतलब हुआ कि ये संबंध संक्रामक संबंध है, इसे लिखा रहने देते हैं। 2,2 जो कि है ए कामा सी और ये अपना है, तो ये संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक, आप नोट पॉइंट में एक पॉइंट लिख लीजिए, फिर एग्जांपल्स करवाएंगे बहुत, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम प्रत्येक जोड़े का प्रत्येक जोड़े के साथ ये टेस्ट करेंगे। ठीक, हम प्रत्येक जोड़े के साथ देखेंगे, एक सेकेंड, के साथ देखेंगे, प्रत्येक जोड़े का हम टेस्ट करेंगे। ठीक, एक दो जोड़े के साथ नहीं, प्रत्येक जोड़े जितने भी पेयर बनेंगे उनके साथ हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स लेंगे तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा।
पहले यहाँ पर जो लिखा है उसे रिपीट कर देते हैं। संक्रामक संबंध, कोई संबंध आर एक ए पर संक्रामक संबंध होगा यदि, कब होगा? जब फॉर ऑल ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों हमें मिल जाते हैं जो कि संबंध में हैं, तब हम ढूंढेंगे ए कॉमा सी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ए कॉमा सी भी अगर हमें मिल जाता है तब तो वो संक्रामक है, और अगर ए कॉमा सी नहीं मिलता है तो संक्रामक नहीं है। और यदि, ये भी एक कंडीशन है, यदि हमें ए कॉमा बी मिल जाता है लेकिन बी कॉमा सी नहीं मिलता है तो भी ये संक्रामक होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। और अगर, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए कॉमा बी मिल गया, फिर ये दोनों अगर सेम है तो बी कॉमा सी भी मिल जाएगा, ए कॉमा बी मिल गया, बी कॉमा सी भी मिल गया, तब हम देखेंगे ए कॉमा सी मिल रहा है, और अगर ए कॉमा सी मिल जाता है तो फिर संक्रामक संबंध होगा। अब और एग्जाम्पल्स अभी कर लेंगे दो चार, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, ठीक, ये एक संबंध है, पहले हम सेट तो ले लें, एक, दो और ये तीन, ठीक। पहला संबंध, दो चार संबंध हम लिखते हैं फिर उसका टेस्ट करेंगे। ये पहला संबंध, हम्म, ठीक, ये तीसरा संबंध, चौथा भी लिख लेते हैं। ये तो लिखा है, ये चार संबंध है, ठीक। चार आप अच्छे से देख लेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। चार संबंध है हमारे पास, अब चारों का हमें ये टेस्ट करना है कि संक्रामक हैं कौन कौन से संक्रामक नहीं है। जो संक्रामक होंगे उसके आगे हम टिक लगा देंगे, जो संक्रामक नहीं होंगे उसके आगे हम क्रॉस लगा देंगे। चेक करते हैं, ये अपना क्या है, एक सेट है। अब हम आपसे क्या बताए थे, संक्रामक संबंध किसे कहते हैं, इसे कॉपी करके वहां पे हम लिख लेते हैं। ठीक, इसे आप देखते रहिएगा। अब हम ए कॉमा बी ढूंढेंगे, पहला पहला संबंध हम चेक कर रहे हैं, ए कॉमा बी देखो मिलता है या नहीं, तो आप कहेंगे 1,2 जैसा ए कॉमा बी मिल गया। अब इसमें बी कॉमा सी भी ढूंढो, तो 1,2, अब हमें 2 कामा समथिंग सी जैसा कुछ चाहिए, तो 2,3 मिल गया। अब एक ए कॉमा बी और बी कॉमा सी हमें मिल गया। अब क्या देखो, ए कॉमा सी भी है या नहीं, तो आप कहेंगे ए कॉमा तो बी मिल गया,
बी कॉमा सी भी मिल गया, लेकिन हमारे पास 1,3 यानी ए कॉमा सी नहीं है, तो ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक, अब एक ही में अगर कैंसिल हो गया तो हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है। हम अगर ये वेरीफाई हो जाता फिर नेक्स्ट पे बढ़ते, अगले जोड़े पे बढ़ते, लेकिन ये पहले ही फेल हो गया तो अब छोड़ देंगे, संक्रामक नहीं है। अब इसे चेक करते हैं। 1,1 लिखा है, इसे चेक करने की जरूरत है नहीं। तो 2,3 लिखा है यानी ए कॉमा बी लिखा है। अब 2,3 है तो बी कॉमा सी अब इसमें ढूंढो, तो बी कॉमा सी भी मिल गया। 3,1, ठीक, ए कॉमा बी भी मिल गया, बी कॉमा सी भी मिल गया। अब देखो ए कॉमा सी, ए कॉमा सी क्या हो जाएगा, 2,1, 2,1 है तो आप कहेंगे हाँ वो भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये संक्रामक है। अब तीसरे को देखते हैं। इस बार ए कॉमा बी मिल गया, मिल गया ना। अब बी कॉमा सी भी मिल गया, ए कामा बी मिल गया, बी कामा सी मिल गया। अब देखो इसमें ए कॉमा सी है, ए कॉमा सी क्या बनेगा, 1,3, तो 1,3 है ही नहीं। अब आगे चेक करने की हमें जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं होगा। इसे चेक करते हैं। 1,2 हमें मिल गया यानी ए कॉमा बी, 2,1 मिल गया, बी कॉमा सी भी मिल गया। एक सेकेंड, 1,2 मिल गया। अब 2,1 के साथ में चेक करेंगे तो 1,1 मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा है। इस बार ए कॉमा सी यही बनेगा, 1,1, तो आप कहेंगे हाँ 1,1 है। तो चलो ये तो वेरीफाई हो गया पहला जोड़ा। अब दूसरे को उठाते हैं। 2,1 यानी ए कॉमा बी जैसा मिल गया। अब बी कॉमा सी इसका ढूंढो, तो जिसके फर्स्ट में इसके लास्ट में तो 1 है, अब जिसके जिसके फर्स्ट में 1 है उसे ढूंढो। तो एक तो इसके साथ में 1 है और एक इसके साथ में 1 है, तो इसके साथ में पहले चेक करते हैं। 2,1 है तो 1,2, इसके साथ में देखेंगे तो 1,2 यानी ए कॉमा बी हो गया, बी कॉमा सी हो गया। अब इसका ए कॉमा सी क्या बनेगा, वो बनेगा 2,2। आप समझिए, इसे चेक कर रहे हैं, प्रत्येक जोड़े को चेक करना होता है। 2,1 है और फिर अब इसके साथ चेक कर रहे हैं 1,2 है, तो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है, तो हम ए कॉमा सी जब निकालेंगे तो 2,2 तो आएगा, जो कि नहीं है, तो ये भी संक्रामक संबंध नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,2 नहीं है, ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम्म, ठीक, अब आप बताइए ये संक्रामक है या नहीं है। अब जो सेम होते हैं उन्हें तो चेक करने की जरूरत है नहीं। ए कॉमा बी हमें मिल गया। अब इसमें देखो बी कॉमा सी हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो बी कॉमा सी तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि बी जो इसका लास्ट है उसका फर्स्ट होना चाहिए किसी पेयर का, तो फर्स्ट में किसी के 3 लिखा ही नहीं है, यानी बी कॉमा सी हमें मिल ही नहीं रहा है। ए कॉमा बी तो है लेकिन बी कॉमा सी नहीं है, तो भी ये संक्रामक होगा, मतलब ये भी वेरीफाई ये भी वेरीफाई, दो जोड़ा अपना वेरीफाई हो गया। इसका बी कॉमा सी नहीं मिला इसीलिए ये भी संक्रामक है। अब इस जोड़े को देखते हैं। 2,1 है, अब ए कॉमा बी मिल गया, अब हम बी कॉमा सी देखेंगे तो ये रहा बी कॉमा सी, ठीक, तो इसके साथ में जब हम देखते हैं तो हाँ ये भी संक्रामक है, मतलब तीनों जोड़ा इस बार संक्रामक है, इसीलिए ये पूरा संबंध संक्रामक होगा। अगर ए कॉमा बी आपको मिल जाता है और बी कॉमा सी मिल ही नहीं रहा है तो वो संक्रामक होगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ये जो कंडीशन यहाँ पर लिखाए हैं, जब दोनों मिल जाएं और A, C ना मिले तो हम बोलेंगे संक्रामक नहीं है, और जब दोनों ना मिले केवल एक ही मिले तो हम बोलेंगे संक्रामक है। तो आई होप आप संक्रामक वाला जो प्रश्न है इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, आप एक दो बार जब लेक्चर को पीछे करके रिवाइज करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सौतुल्य सम्मित संक्रामक बेसिकली 3 पार्ट थे संबंध के, जो कि हम देख लिए हैं कैसे होता है, उसे समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है तुल्यता संबंध। ये भी संबंध का एक प्रकार समझ सकते हैं, लेकिन जो है सौतुल्य सम्मित और संक्रामक 3 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुल्यता उसी का एक पार्ट समझ सकते हैं। हेडिंग है अपना तुल्यता संबंध। फिलहाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? ऐसा संबंध, ऐसा संबंध जो सौतुल्य सम्मित तथा संक्रामक तीनों हों, तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है। ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन जो सौतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, मतलब जो सौतुल्य सम्मित और संक्रामक तीनों है, उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। मतलब अगर आप सौतुल्य सम्मित और संक्रामक समझ गए हैं तो तुल्यता संबंध का मतलब कुछ नहीं है, हम तीनों चेक करेंगे, अगर ये तीनों हैं तो फिर वो तुल्यता संबंध है। एग्जाम्पल्स लेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, एक कोई सेट है अपना 1, 2 और 3 हम अवयव मान लिए, ठीक, और इसका एक संबंध है R1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, फिर 2, 3 और क्या ले लें, इतना ही लेते हैं, ठीक। फिर अगले एग्जांपल्स में भी लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें तुल्यता संबंध चेक करना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो हम तीनों चीजें चेक करेंगे, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अगर ये तीनों चीजें हैं तो वो तुल्यता संबंध होगा ही होगा। अब ये संबंध अपना है R1। अब पहले हम सौतुल्य चेक करते हैं। याद कीजिए सौतुल्य क्या था। अगर कोई एलिमेंट A में बिलोंग कर रहा है तो उसका स्वयं के साथ में जोड़ा अगर R में है तो सौतुल्य है। तो यहाँ पर हम केवल टिक लगाकर लिख रहे हैं, बाकी प्रॉपर लिखा कैसे जाता है उसे जब हम सवाल को करेंगे तब देखेंगे। यहाँ जो जो होगा उसके आगे टिक और न क्रॉस। सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक।
एक सेकंड, सही सही से लिख दें। ठीक। समतुल्य समेत संक्रामक चेक करना है। तो जितने भी अवयव हैं उनका स्वयं के साथ में अगर पेयर है तो समतुल्य है। तो एक का स्वयं के साथ में पेयर, हाँ आप कहेंगे है। दो का है। तीन का स्वयं के साथ में जोड़ा है। तो समतुल्य तो है। अब सम्मित क्या होता है? अगर ए कॉमा बी है किसी संबंध में, मान लो ये आर संबंध है, तो इसमें ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो ये तो सेम है, इन्हें चेक करने की जरूरत है नहीं, इन्हें भी नहीं और इन्हें भी नहीं। ठीक, ये ऑलरेडी सम्मित है। लेकिन अब ए कॉमा बी मिल गया हमें। ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। यानी 2 कामा 1 लिखा है तो 1 कामा 2 भी लिखा होना चाहिए। तो 1 कामा 2 भी लिखा है, मतलब सम्मित भी है। अब संक्रामक कैसे चेक करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इन तीनों को तो चेक करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी संक्रामक है। अब इसे चेक करते हैं। 2 कामा 1 लिखा है, ए कॉमा बी हमें मिल गया। अब हम बी कॉमा सी ढूंढेंगे, तो ये रहा बी कॉमा सी। ए कॉमा बी भी मिल गया, बी कॉमा सी भी मिल गया। एक सेकेंड, मच्छर आ गया कैसे? हाँ, चलिए, सॉरी। ए कॉमा बी हमें मिल गया, बी कॉमा सी भी मिल गया। अब हम ए कॉमा सी ढूंढेंगे, तो ए कॉमा सी है या नहीं उसके बारे में देखते हैं। ये ए कॉम ये ए है, ये बी है, ये भी बी है क्योंकि एक ही लिखा है, ये सी है। तो ए कॉमा सी बनेगा क्या? 2 कामा 2। तो देखो 2 कामा 2 लिखा है, तो हाँ ये रहा 2 कामा 2। तो इसका मतलब ये संक्रामक भी है। टिक लगा देते हैं, संक्रामक भी है। मतलब अगर सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है तो हम उसे बोलेंगे तुल्यता संबंध। अब जब तीनों पे ये टिक लग गया तो ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है जब तीनों पे टिक लग गया। वही अगर दूसरा हम एग्जांपल ले लें तो 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 2 कामा 1, 1 कामा 2। इस बार थोड़ा अलग लेते हैं। 3 कामा 2, 2 कामा 3 और 3 कामा 1, 1 कामा 2। हम्म, 1 कामा 2। बस इतना ही लिखते हैं। और क्या ले लें? हम्म, तीन तीन छः, 3 9। नहीं, ये नहीं लेंगे। एक सेकंड, ये है। हम्म, ठीक है। थोड़ा चेंज कर रहे हैं क्योंकि इस बार बढ़िया बनाएंगे।
हम्म। ठीक, ये एग्जाम्पल्स लिए हैं, ध्यान से देखिएगा इसे। अब हमें समतुल्य सम्मित और संक्रामक चेक करना है। चेक करते हैं। समतुल्य सम्मित और संक्रामक। प्रत्येक जोड़े के साथ चेक करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। समतुल्य तो बहुत आसान है। ए में अगर कोई एलिमेंट है तो उसका स्वयं के साथ में अगर जोड़ा है तो समतुल्य, वरना नहीं है। तो ए में एलिमेंट 1 2 3 है, तो 1 2 3 का स्वयं के साथ में जोड़ा है, 2 का भी है और 3 का भी है, तो समतुल्य तो है। सममित देखते हैं। सममित का अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो ये देखो, इसे पहले 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 है। ये तो वेरीफाई हो गया। अब इसे देखते हैं, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, सम्मित भी है। इन तीनों को नहीं चेक किए हैं सम्मित में, क्योंकि ये ऑलरेडी होते हैं। फिर संक्रामक क्या होता है? 1 2 है, अब ए बी हमें मिल गया, ए कॉमा बी मिल गया। अब बी कॉमा सी हम ढूंढेंगे, तो ये रहा बी कॉमा सी, 2 3। अब बी और सी मिल गया। अब हम ए बी मिल गया, बी सी भी मिल गया, तो हम ढूंढेंगे कि ए सी है या नहीं है। तो ए सी क्या हो जाएगा? 1 3। तो देखो यहाँ पर संबंध में 1 3 लिखा है, तो 1 3 है ही नहीं, तो इसका मतलब संक्रामक नहीं है। और जब समतुल्य सम्मित हो गया, संक्रामक नहीं है, तो ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। तुल्यता संबंध नहीं है। जब तीनों होता तो हम तुल्यता संबंध बोलते कि तुल्यता संबंध है। तो मुझे ये विश्वास है आपको तुल्यता संबंध क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है तुल्यता वर्ग। ज्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन बता देते हैं। टॉपिक है वो तुल्यता वर्ग। तुल्यता वर्ग। ठीक, ये क्या होता है? यदि आर संबंध यदि कोई संबंध, एक सेकंड इसे सही से लिख दें। यदि कोई संबंध आर ए पर तुल्यता संबंध है, मतलब समतुल्य सम्मित और संक्रामक तीनों है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध होगा, तब हम तुल्यता वर्ग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं किसी अवयव का तुल्यता वर्ग, अभी समझ में आ जाएगा। और कोई एलिमेंट x, वो अगर a से बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू a हो तो x का तुल्यता वर्ग, x का तुल्यता वर्ग, x का तुल्यता वर्ग क्या निकलेगा? ध्यान से देखिएगा। x का तुल्यता वर्ग वो हो जाएगा जो, पहले हम लिख देते हैं फिर समझाते हैं। x से संबंधित सभी घटकों का समुच्चय।
ठीक। एक्स से संबंधित जितने भी घटक रहेंगे उनका हम एक सेट बना देंगे, तो वही एक्स का तुल्यता वर्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत आसान है, अभी समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक कोई संबंध है, 2, 3 और 4, ठीक। आर रिलेशन है, ठीक। आर कोई रिलेशन है। अब हम आपसे बोलें, ऐसे दे दिया गया है, अब आपसे बोला जाए कि हमें दो का तुल्यता वर्ग बताओ, तो हमेशा अवयव का ही पूछा जाएगा, सेट के अवयव का ही तुल्यता वर्ग पूछा जाएगा। तो दो का तुल्यता वर्ग क्या हो जाएगा? दो का तुल्यता वर्ग। अब आप बोलेंगे बार बार इतना बड़ा कौन लिखे कि दो का तुल्यता वर्ग। आप इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, दो लिखिए फिर ऐसे बना दीजिए बड़ा ब्रैकेट, इसका मतलब एक ही होता है कि दो का तुल्यता वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर x माने थे कि x कोई a से बिलोंग करता है, तो उसका तुल्यता वर्ग होता है x से संबंधित सभी घटकों का समुच्चय। तो समुच्चय बनाना है तो पहले ये वाला ब्रैकेट तो लगा दें, ठीक। ये वाला ब्रैकेट लगा दिए। अब दो से संबंधित सभी घटकों का समुच्चय हमें बताना है, मतलब दो से जितने भी पेयर बने हैं और जो जो से अवयव आए हैं उनको हम लिखेंगे। तो दो से दो का ही बना है, तो पहला तो हो जाएगा दो ही। और कौन सा एलिमेंट है जो दो से संबंधित है? दो कामा तीन लिखा है, तीन है। और यहाँ भी तीन कामा दो लिखा है, तो एक बार लिख चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यानी दो एलिमेंट ऐसे थे जो कि दो से संबंधित थे, तो जो जो दो से संबंधित होते हैं उन्हें हम दो का तुल्यता वर्ग कह देंगे। अब आपसे अगर बोला जाए कि चार का तुल्यता वर्ग बताओ, अब चार किससे संबंधित है? तो आप देख सकते हैं चार स्वयं से ही संबंधित है, तो इसका एक ही अवयव होगा चार। अब आपको एक पॉइंट पे यहाँ फोकस करना चाहिए, तुल्यता संबंध है तो मतलब ये जो संबंध है ये तुल्यता होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए, सममित, संक्रामक और सौतुल्य, सीरीज में बोले तो सौतुल्य, सममित और संक्रामक अगर तीनों हैं तो हम निकालेंगे तुल्यता वर्ग, अन्यथा नहीं निकालेंगे। तो आप देख लीजिए प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ में पेयर भी बन रहा है, सौतुल्य तो है। सममित देख लो, a कॉमा बी मिल गया, b कॉमा ए भी मिल गया, सममित भी है। संक्रामक चेक कर लो, a कॉमा बी मिल गया, b कॉमा सी भी मिल गया, a कॉमा सी दो कामा दो होगा जो कि है, मतलब ये सौतुल्य सममित संक्रामक है, इसीलिए हम तुल्यता वर्ग निकाल रहे हैं। तो दो का तुल्यता वर्ग, दो कामा तीन, दो अवयव आए, चार का तुल्यता वर्ग चार ही होगा। अगर हम आपसे बोलें कि तीन का तुल्यता वर्ग क्या होगा, तो तीन से संबंधित जितने भी घटक हैं उन्हें लिख देंगे। तो पहला तो ये, इसमें तीन आ रहा है, इसमें तीन आ रहा है, इसमें तीन आ रहा है, तो तीन कॉमा तीन लिखेंगे, उसमें तीन है, और फिर इसमें दो और इसमें भी दो, तो दो को दो बार तो लिखेंगे नहीं, ठीक। तो आई होप आप तुल्यता वर्ग भी समझ गए होंगे कि तुल्यता वर्ग क्या होता है। तो आज हमें ये बेसिक पार्ट ही पढ़ना था और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट रह गया हो तो आप लेक्चर को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, ठीक। बाकी जब प्रश्नों को करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज आपका होमवर्क क्या है, जितना पढ़ाया गया है इसे आप रिवाइज करेंगे और फिर कॉपी में आप इसे नोट्स में अपने लिखेंगे, ठीक।
नोट्स में लिख के इसे रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे जब हम एग्जाम्पल करवाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ये चीज़ें आपको रिवाइज करना है और कोई काम नहीं है। एक बार ना समझ में आए 2 बार रिवाइज कीजिए, 2 बार ना समझ में आए 3 बार रिवाइज कीजिए, लेकिन हाँ रिवाइज जरूर करना है। ठीक, आप 1-1.5 घंटे दे देंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपको एग्जाम्पल्स लिखवाए गए हैं, एग्जाम्पल्स उन्हें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जाम्पल्स के साथ। ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। शॉर्ट लेक्चर भी आपको दिया जा रहा है, उसे देखकर उसमें कुछ फार्मूले हैं जो कि आपके बेसिक मैथमेटिक्स को भी इम्प्रूव करेंगे, उन्हें भी आप देखते रहिए। और ऐसे ही मौज मस्ती से पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेना है। आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा, आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।